एक बार की बात है, वैशाली अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ रहा करती थी। वैशाली लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी और प्रिया घर पर रहकर घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी। परंतु उनकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ सालों पहले उनके भी माता पिता थे, वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाया करती थी। परंतु एक हादसे में उनके माता पिता की जान चली गई। माता पिता के चले जाने के बाद वैशाली ने घर के खर्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और वो लोगों के घरों में काम करने लगी। वैशाली को लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पैसे तो मिल जाते थे, परंतु वो पैसे ज्यादा नहीं होते थे। वो इतना ही होते थे जितने में उन दोनों बहनों का खाने का खर्चा निकल पाता था। इसलिए वैशाली चाहते हुए भी प्रिया को स्कूल नहीं भेज पाती थी। फिर ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी खाना खाते खाते प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर वैशाली उससे पूछती है, क्या हो गया प्रिया, तेरी आंखों में आंसू क्यों? खाने में कुछ गड़बड़ है क्या? मिर्ची ज्यादा हो गई? बता मेरी बहन। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे बस माँ की याद आ गई। कैसे पहले वो हमें अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी और रोज शाम को पापा कैसे हमारे लिए कुछ न कुछ चीज लेकर आया करते थे। मुझे माँ पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है दीदी। प्रिया, हमारे माता पिता हमसे दूर नहीं है, वो हमारे आसपास ही है और वो भी तारों के रूप में आसमान में। चल जल्दी खाना खत्म कर, उसके बाद छत पर चलकर हम उन तारों से यानी कि हमारे माता पिता से बात करेंगे। ऐसा कहकर वैशाली प्रिया को समझा देती है। वैशाली कभी भी प्रिया को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करती थी। फिर एक दिन जब वैशाली काम के लिए निकल रही होती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वैशाली जानती थी कि अगर वो काम पर नहीं गई तो अगले दिन उसे काम से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो इतनी तेज बारिश में भी काम पर चली जाती है और पूरा दिन गीले कपड़ों में ही काम करती है। इसलिए जब वो घर पर आती है तो उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। वैशाली की ये हालत देखकर प्रिया कहती है, दीदी तुम्हारी तो तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें इतनी बारिश में नहीं जाना चाहिए था। प्रिया, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और कहीं न कहीं वैशाली की बात भी बिल्कुल सही ही थी। फिर वैशाली और प्रिया खाना पीना करके सो जाते हैं। वैशाली जब सुबह उठती है तो उसे तेज बुखार होता है और बाहर बारिश भी हो रही होती है। अगर ऐसे बुखार में मैं बाहर बारिश में गई तो तबीयत और खराब हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन काम से निकाल देगी और वैसे भी घर पर राशन खत्म हो चुका है। आज तो मुझे उनसे कुछ पैसे लेने हैं, मुझे आज जाना ही होगा। ऐसा सोचकर वैशाली तेज बुखार में भी बारिश में भीगते हुए अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है। वो जैसे ही वहां पहुंचती है वो लगातार खांसने और छींकने लग जाती है, जिसे देखकर उसकी मालकिन डर जाती है और कहती है, अरे तू कौन सी बीमारी लेकर इस घर में आ रही है? सुन, तू अभी बाहर ही रह, मैं नहीं चाहती तेरी वजह से कोई भी बीमारी हमारे घर में आए। लेकिन मालकिन, अगर मैं अंदर नहीं आई तो घर का काम कौन करेगा? वो मैं देख लूंगी क्या करना है, लेकिन ऐसी हालत में मेरे घर में नहीं आ सकती। अगर आप कहती हैं तो ठीक है मालकिन, लेकिन मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। अरे पिछले महीने तो मैंने तुझे पूरे पैसे दिए थे, फिर अब क्यों पैसे मांग रही है? तुझसे अच्छी तो बाकी नौकरानी है, 2 या 3 महीने पर पैसे मांगती हैं, लेकिन तू तो हर महीने आ जाती है अपनी गरीबी के नाम का कटोरा लेकर। मैं जानती हूँ मालकिन, लेकिन अगर घर पर राशन खत्म नहीं होता तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगती, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए। अरे तुम गरीबों की यही दिक्कत है, मजबूरी का नाम लेकर अपना हर काम निकलवा लेते हो, लेकिन अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ऐसा कहकर वो औरत वैशाली के सामने ही दरवाजा बंद कर देती है। वैशाली बाकी घरों में भी जाती है जहाँ वो काम करती थी, परंतु हर घर का यही हाल होता है, कोई उसे पैसे नहीं देता। बेचारी वैशाली दुखी होकर एक मंदिर में चली जाती है और शाम तक वहीं समय बिताती है। कब रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता और फिर वो जल्दी से घर आ जाती है। दीदी, आज आपको इतनी देर कहाँ हो गई? और दीदी, क्या आप राशन लेकर आई हैं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो चिंता मत कर मेरी बहन, मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लूंगी। अभी रसोई में जो दूध पड़ा है मैं तुझे वो गर्म करके दे देती हूँ। ऐसा कहकर वैशाली रसोई में जाती है, लेकिन जब वो रसोई में जाकर दूध के पतीले को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें दूध बहुत थोड़ा सा है। वैशाली उस थोड़े से दूध में थोड़ा पानी मिला देती है और प्रिया को वही पिलाकर सुला देती है और खुद पानी पीकर ही सो जाती है। फिर अगले दिन जब वैशाली काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सभी मालकिन ने उसकी तबीयत खराब होने की वजह से नई नौकरानी रख ली है। ये खबर सुनकर तो वैशाली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उदास मन से घर वापस आ जाती है। प्रिया जब वैशाली को देखती है तो समझ जाती है कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा चिंता में है, इसलिए वो वैशाली से राशन को लेकर कोई सवाल नहीं करती। बेचारी वैशाली दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहती है, माँ मैं सच में बहुत बुरी बहन हूँ, मैं अपनी बहन का पेट तक नहीं भर सकती। ऐसा नहीं है बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी बहन हो। तुमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। माँ ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? आप तस्वीर के अंदर से सच में बोल रही हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बेटा तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी एक जादूगरनी सहेली थी और उसने मुझे कई सालों पहले एक जादुई बीज दिया था और उसने कहा था कि उस बीज को बहुत ज्यादा मुसीबत आने पर ही इस्तेमाल करना। जब तक मैं जिंदा थी तब तक तो ऐसा कोई मुसीबत का समय नहीं आया, इसलिए मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। वो बीज मेरी अलमारी के ऊपर रखे छोटे से संदूक के अंदर है। लेकिन माँ वो जादुई बीज करता क्या है? बेटा वो जादुई बीज बोने वाले की इच्छा अनुसार काम करता है। तुम मन में जिस भी चीज के बारे में सोचकर उस बीज को जमीन में बोओगी, उसी चीज की खेती हो जाएगी। ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो मैं गाउन की खेती करूँगी, क्योंकि आजकल गाउन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और लड़कियों को बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे। मेरा और तुम्हारे पापा का आशीर्वाद तुम दोनों बहनों पर हमेशा बना रहेगा। इसके बाद वैशाली बिना देर किए अपनी माँ के संदूक को खोलती है, जहाँ उसे वो बीज मिल जाता है। उस बीज को लेकर वैशाली अपने घर के पीछे वाली खुली जगह पर आ जाती है और वहाँ पर उस बीज को बो देती है और मन में बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन के बारे में सोचती है। फिर अगले ही पल जैसे वो अपनी आँख खोलती है, उसे उस बीज की जगह बहुत सारे सुंदर सुंदर गाउन दिखाई देते हैं। उन गाउन को देखकर वैशाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस दिन वो उन सभी गाउन को लेकर बाजार में चली जाती है। क्योंकि वैशाली के गाउन बहुत ही ज्यादा सुंदर थे और उनकी कीमत भी बहुत कम थी, इसलिए उसके गाउन बिकने में ज्यादा समय नहीं लगता और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। उन पैसों को देखकर वैशाली मन ही मन सोचती है, अगर गाउन बेचने का काम इसी तरह चलता रहा तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी और उससे मैं प्रिया को स्कूल भेज पाऊंगी और उसकी अच्छी परवरिश कर पाऊंगी। ये सब सोचकर वैशाली बहुत खुश हो जाती है और उस दिन प्रिया के लिए समोसे और जलेबी लेकर घर जाती है। उस दिन दोनों बहनें भर पेट खाना खाती है और अब वैशाली रोज अपने घर के पीछे की गाउन की खेती से सुंदर सुंदर गाउन लेकर बाजार में बेचने लग जाती है और अब उसका यही दिनचर्या बन जाता है। और फिर कुछ ही दिनों में वैशाली प्रिया का स्कूल में एडमिशन करा देती है और बचे हुए पैसों से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेती है। वैशाली बहुत खुश थी, परंतु कोई था जो उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो थी वैशाली की दुकान की बगल में डिजाइनर गाउन की दुकान की मालकिन गायत्री। जब से ये लड़की यहाँ गाउन बेचने लगी है, तब से मेरी दुकान पर कस्टमर आना बिल्कुल कम हो गए हैं। एक तो इसके गाउन इतने सुंदर हैं, ऊपर से इनकी कीमत इतनी कम है। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि इतने कम दाम में गाउन मिल सकते हैं। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। आखिर ये इतने सस्ते दाम के गाउन ला कहाँ से रही है? मुझे पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर गायत्री अगले दिन वैशाली का पीछा करने का प्लान बना लेती है। और फिर अगले दिन जब वैशाली सुबह सुबह उठकर अपने घर के पीछे जाकर
उस जादुई बीज से गाउन की खेती करने को कहती है तो वहाँ ढेर सारे सुंदर गाउन उग जाती हैं। ये सब नजारा देखकर गायत्री पूरी तरीके से हैरान रह जाती है और फिर जब वैशाली वहाँ से सारे गाउन लेकर अपने घर में चली जाती है तो गायत्री उस जादुई बीज के पास आती है और कहती है, हे जादुई बीज, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी बहुत सुंदर गाउन दो और इतने सुंदर जितने वैशाली के पास भी ना हो, ताकि मैं उससे अच्छे गाउन बेचकर उसकी दुकान ठप करवा सकूं। गायत्री के इतना कहते ही जादुई बीज से गाउन निकलने की जगह वहाँ पर ढेर सारी कटीली शाखाएं प्रकट हो जाती है और वो सारी शाखाएं गायत्री को बुरी तरह जकड़ लेती है। गायत्री मदद के लिए चिल्लाने लगती है। गायत्री की आवाज सुनकर वैशाली अपने घर से बाहर आती है और पीछे जाकर गायत्री को ऐसे फंसा हुआ देखती है। वैशाली को देखकर गायत्री जल्दी से सारी बात वैशाली को बता देती है, जिस पर वैशाली कहती है, आपने ये बहुत ही गलत किया। आपकी दुकान तो इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी चलती भी है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपने लालच करके मुझ जैसे गरीब की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। ये सब उसी का नतीजा है। मैं जानती हूँ वैशाली, मैंने जो किया गलत किया और मुझे उस चीज का पछतावा भी हो गया है, लेकिन कृपया करके मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गायत्री के ऐसा कहने पर वैशाली गायत्री को माफ कर देती है और फिर मन ही मन जादुई बीज से प्रार्थना करती है और ऐसा करते ही वो जादुई बीज की सारी कटीली शाखाएं वापस जमीन में चली जाती है और गायत्री आजाद हो जाती है। जिसके बाद गायत्री वैशाली का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से वैशाली को कोई परेशान नहीं करता और वो अपनी गाउन की खेती की मदद से अपनी बहन के साथ एक अच्छा जीवन जीने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुनैना अपने माता पिता और छोटी बहन त्रिशा के साथ रहती थी। सुनैना के माता पिता ज्यादा अमीर नहीं थे। वो लोग जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे, परंतु फिर भी वो परिवार थोड़े में खुश था और आपस में ही हंसी खुशी जी रहा था। परंतु ना जाने एक दिन उनके परिवार को किसकी नजर लग जाती है। सुनैना के माता पिता को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और पैसों की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनैना जैसे तैसे खुद को और अपनी छोटी बहन त्रिशा को संभालती है और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती है। क्योंकि वो लोग गरीब थे, इसलिए सुनैना के रिश्तेदार पहले ही उनसे नाता तोड़ चुके थे। अब सुनैना का अपनी छोटी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनकी जिंदगी पहले ही आसान नहीं थी। अब सुनैना के माता पिता के जाने के बाद उनकी जिंदगी और मुश्किल हो गई थी। दीदी, मुझे भूख लग रही है। 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं जानती हूँ त्रिशा, पर घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है और ना ही पैसे हैं। जो पैसे बचे भी हुए थे वो माँ पापा के अंतिम संस्कार में खत्म हो गए। पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद सुनैना अपनी बहन त्रिशा को घर पर छोड़कर बाहर काम ढूंढने चली जाती है। वो फैक्ट्री में जाती है, दुकान में जाती है, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो थक हार के एक घर में झाड़ू पोछे का काम ढूंढने जाती है और वहाँ की मालकिन सुनैना पर तरस खाकर उसे काम पर रख लेती है। अब सुनैना 1-2 घर में और काम ढूंढ लेती है और वो अब घर घर काम करके अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। परंतु उसके इतना काम करने के बाद भी पैसे कम ही पड़ जाते थे। ऐसे ही एक दिन त्रिशा आंखों में आंसू लिए घर आती है। जब सुनैना त्रिशा का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखती है तो वो पूछती है, क्या हुआ त्रिशा, तेरा मुंह ऐसे उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा क्या? दीदी, मैंने 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है, इसलिए टीचर ने आज मुझे बहुत डांटा और उन्होंने ये नोटिस भी दिया है कि अगर कल के कल फीस नहीं भरी गई तो मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे वो घर के राशन में खत्म हो गए। पर तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ और कुछ न कुछ कर ही लूंगी। त्रिशा को दिलासा देकर सुनैना अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है, मालकिन, मुझे आपके यहाँ काम करते हुए 5-6 महीने से भी ऊपर हो चुका है। आपको मेरा काम भी पसंद है और मेरा व्यवहार भी। अगर हो सके तो मेरी एक मदद कर दीजिए। कैसी मदद? मालकिन, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मुझे एडवांस सैलरी दे सकती हैं?
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। हम अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। और वैसे भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों को। तुम लोग पैसे लेते हो और भाग जाते हो। मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब अगर काम करना है तो वो रही झाड़ू और वहाँ है पोछा, और अगर नहीं करना तो सामने दरवाजा है। सुनैना कुछ नहीं कहती और काम पर लग जाती है। फिर शाम को वो अपने मकान मालिक के घर जाती है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, वरना मैं तेरे पास आने वाला था। आखिर तू कब मेरा किराया देने वाली है? कल पूरे 3 महीने हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ दिनों में मेरा घर का किराया नहीं मिला तो तुझे और तेरी बहन को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। मालिक, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कैसे न कैसे करके कुछ महीनों में आपका मकान का किराया चुका दूंगी, पर अभी मैं यहाँ मदद के लिए आई हूँ। मुझे त्रिशा की स्कूल की फीस भरनी है और उसके लिए मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? छी छी छी, इतनी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो मेरे घर का किराया नहीं दिया, ऊपर से मुझसे ही उधार मांग रही है। चली जा यहाँ से, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, जितना जल्दी हो सके मेरा घर का किराया चुका दे, वरना अच्छा नहीं होगा। बेचारी सुनैना उदास मन से घर चली जाती है। दीदी, मेरी फीस का कुछ इंतजाम हुआ क्या? नहीं त्रिशा, मैंने बहुत लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, परंतु सबने मना कर दिया। तू एक बार कल स्कूल जाकर देख और अपनी टीचर को मना कर देख, क्या पता वो हमारी स्थिति समझ जाए। त्रिशा का बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु फिर भी वो अपनी बहन की बात मानकर स्कूल चली जाती है। लेकिन उसके टीचर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। तू फिर बिना फीस के मुंह उठाकर आ गई। तुझे कल कहा था ना कि अगर फीस नहीं लाएगी तो स्कूल भी मत आना। टीचर जी, मेरी दीदी ने कहा है कि वो 1-2 दिन में फिर जरूर भर देंगी। तेरी बहन 3 महीने से यही बात कह रही है, पर अब बहुत हो गया। अब जब फीस लाना तभी स्कूल आना। ऐसा कहकर टीचर त्रिशा को स्कूल से बाहर निकाल देती है। त्रिशा रोते हुए घर आ जाती है और सुनैना को सारी बात बताती है। सुनैना जैसे तैसे त्रिशा को शांत कराती है। अब दोनों बहनें मिलकर घरों में काम करने लगती है और अपने घर का खर्च चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर होती है, तभी उनका मकान मालिक आ जाता है। चलो अभी के अभी इस घर को खाली करो। क्या हो गया मालिक? हमने तो आपके 3 महीनों का किराया चुका दिया है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा किराया देने वाला परिवार मिल गया है और वो मुझे किराया भी समय पर देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम लोग अब यहाँ रहो। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं, तुम लोग खुद ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से निकल जाओ। सुनैना और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो लोग रास्ते में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी त्रिशा कहती है, दीदी, अब तो हमारे पास घर भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? वो तो मैं भी नहीं जानती, पर तू चिंता मत कर। अगर भगवान ने हमें इस स्थिति में डाला है तो वही हमें इससे बाहर निकालेगा। इसके बाद दोनों बहनें एक छोटे से जंगल में पहुंच जाती है और वहां के एक घने पेड़ की छांव में बैठ जाती है। वो वहां बैठी होती है कि तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। कोई है, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। ये चीख सुनकर दोनों बहनें आवाज की दिशा में जाती है तो उन्हें एक परी कांटों भरी बेल से पेड़ से बंधी हुई दिखाई देती है। दोनों बहनें मिलकर परी को वहां से आजाद करवाती हैं। आप ठीक तो है ना? इन कांटों वाली बेल की वजह से आपके पूरे शरीर से खून बह रहा है। आपको मरहम पट्टी की जरूरत है। अभी मुझे केवल मेरी जादुई छड़ी की जरूरत है। पर परी जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब एक दुष्ट चुड़ैल ने किया है और उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। परंतु एक बार मुझे मेरी छड़ी मिल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस छड़ी को लाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद? यहाँ से दूर काली घटा पहाड़ी के नीचे 2 जादुई सोने और चांदी के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। अगर तुम वो छड़ी ले आओ तो मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा और फिर तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु हाँ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर सुनैना त्रिशा को लेकर परी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। वहां उन्हें 2 जादुई सोने और चांदी के घर दिखाई देते हैं। पहले सुनैना चांदी के घर की तरफ बढ़ने लगती है, तभी सोने के घर में से आवाज आती है, लड़की, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम मेरे घर के अंदर आओ। मैं जादुई सोने का घर हूँ। मैं इस चांदी के घर से कई ज्यादा बेहतर हूँ और मेरे अंदर तुम्हें इस दुनिया के सबसे कीमती हीरे जवाहरात, पैसा और बाकी सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है।
मैं इन सब चीजों का वादा नहीं करता, क्योंकि मेरे घर के अंदर तुम्हें केवल परी की जादुई छड़ी मिलेगी। अगर तुम्हें परी की जादुई छड़ी चाहिए तो तुम मेरे घर के अंदर आकर ले सकती हो। सुनैना बिना देर लगाए चांदी के घर में चली जाती है, जहां उसे परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। सुनैना वो छड़ी लेकर परी के पास जाती है। ये लीजिए परी जी, आपकी जादुई छड़ी। अब आप उस चुड़ैल का सामना बिना किसी डर के कर पाएंगी। सुनैना, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है और मुझे किसी चुड़ैल का सामना नहीं करना है। मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब एक झूठ था। मैं तो केवल तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहती थी। मुझे रानी परी ने यहाँ तुम दोनों की मदद के लिए भेजा था, पर तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए मैंने तुमसे ये सब करवाया और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। क्योंकि तुम उस सोने के घर की बताई हुई चीजों के लालच में नहीं आई, इसलिए अब मैं तुम्हें ये ढेर सारी धन दौलत देना चाहती हूँ। इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो पाएगी और तुम दोनों एक अच्छा जीवन जी पाओगी। ऐसा कहकर परी वहाँ पर ढेर सारा धन प्रकट कर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। हमें इस धन की सख्त जरूरत थी। इसके बाद परी उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। सुनैना और त्रिशा उन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर खरीदती है और उन पैसों की मदद से अपना खुद का एक व्यापार भी शुरू कर देती है, जिससे उन्हें अच्छी खासी तरक्की मिल जाती है। एक दिन सुनैना के मकान मालिक को सुनैना और त्रिशा की तरक्की के बारे में पता चलता है, परंतु उसे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी इन दोनों के पास ये सब कैसे आया। आखिर इन दोनों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इन्होंने इतना बड़ा व्यापार शुरू कर दिया और इतना बड़ा घर ले लिया। जरूर इसके पीछे कुछ राज है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा कहकर वो मकान मालिक सुनैना और त्रिशा के पास जाता है और भोलेपन का नाटक करता है। बच्चों, कैसे हो तुम? मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे बाद में बड़ा ही पछतावा हुआ और मैंने तुम दोनों को कई जगह ढूंढा भी, परंतु तुम दोनों मुझे कहीं नहीं मिली। वैसे तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी, हम बिल्कुल ठीक हैं और आपको हमारी फिक्र हुई, ये सुनकर अच्छा लगा। ऐसे ही वो मकान मालिक सुनैना और त्रिशा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उनसे सारी सच्चाई जान लेता है। कैसी बेवकूफ लड़कियां हैं ये दोनों। इनकी जगह मैं होता तो मैं सोने के घर में ही जाता और वहाँ रखे कीमती खजाने का मालिक बन जाता। इसके बाद मकान मालिक सुनैना से उस जगह का पता जान लेता है और वहीं पहुंच जाता है। उसे वहां दोनों सोने और चांदी के जादुई घर दिख जाते हैं। वो बिना देर लगाए सोने के घर में घुस जाता है, परंतु वहां उसे खजाना तो नहीं मिलता, लेकिन एक बहुत ही दुष्ट चुड़ैल मिल जाती है। वो चुड़ैल उस मकान मालिक को अपना बंदी बना लेती है और अपनी गुफा में ले जाती है और उस दुष्ट मकान मालिक को उसके की सजा मिल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सुनैना और त्रिशा का व्यापार और तरक्की करने लग जाता है और वो दोनों बहनें लोगों की मदद करते हुए एक अच्छा जीवन जीने लग जाती हैं।